नमस्कार दोस्तों, प्रियंका पॉलिटी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कर रहे हैं। इसके तहत पेपर कोड MPSC 001 जिसका नाम भारत और विश्व है को कवर कर रहे हैं। इसमें हम 5 यूनिट कर चुके हैं। 6th हमारी यूनिट है जिसका नाम है भारत की विदेश नीति सिंह अवलोकन। सिंह अवलोकन का क्या अर्थ है कि भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्रता से लेकर और अब तक कैसी रही है, इसके बीच में क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, क्या भारतीय विदेश नीति के सामने दिक्कतें आई हैं, क्या क्या समझौते किए गए, किस प्रधानमंत्री ने किस प्रकार अपनी सिचुएशन को हैंडल किया, ये सारी बातें इस यूनिट में हम कवर करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर UGC और नेट के लिए। इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स अपने MA पॉलिटिकल साइंस के जो एग्ज़ाम है उनको क्रैक कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट UGC नेट और UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना सिलेबस यहाँ से कवर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी यूनिट शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना कि हम पूरी यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने सरकार में संस्थागत स्तर पर नीति निर्मित करने और सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर नीति को आकार प्रदान करने के बारे में अध्ययन किया है। सरकार, संस्थाओं और सामाजिक राजनीतिक स्तर के नेताओं के बीच गहन अंतर्क्रिया के बाद अंततः भारतीय विदेश नीति निर्मित हुई। नीति प्रक्रिया से उपजा विदेश नीति रूपी उत्पाद वह ठोस नीति है जो किसी भी विदेशी राष्ट्र अथवा विदेशी नीति संबंधी मुद्दे का दिशा निर्देशन करती है। स्वतंत्रता के पश्चात पिछले 50 वर्षों में नीति प्रक्रिया का परिणाम क्या रहा? भारत में साधारण नागरिक से लेकर प्रधानमंत्री और विदेश में विदेशी सरकारी अधिकारियों से लेकर सुविज्ञ जनता तक सभी गुटनिरपेक्ष नीति के रूप में भारत की विदेश नीति का वर्णन करते हैं। लेकिन आज भी वैकल्पिक नीति की रूपरेखा न होने के कारण भारतीय राजनीतिक वर्ग गुटनिरपेक्षता के ढांचे में भारतीय विदेश नीति का वर्णन करते हैं। इस इकाई में हम ये जानेंगे कि स्वतंत्रता की अवधि के दौरान गुटनिरपेक्ष नीति कैसे प्रारंभ हुई, इसने किस प्रकार कार्य करना शुरू किया और इसने कैसे प्रगति की। इस इकाई में विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ साथ भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में आने वाले उतार चढ़ाव का विश्लेषण भी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्माणात्मक वर्षों में नेहरू के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति कैसी रही। जैसे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत की विदेश नीति शुरू होने वाली थी। जैसे कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में नेहरू का क्या योगदान रहा। भारतीयों ने राष्ट्र की विदेश नीति पर अपना नियंत्रण 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन से आज़ादी मिलने के बाद ही प्राप्त किया। नव स्वतंत्र भारत विश्व के मामलों में कूद पड़ा जब दो महान शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का विदेशी वातावरण था तथा दोनों महाशक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध में विजित पक्ष की ओर थीं। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता से पहले ही सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार नियुक्त कर दी गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दुविधा में थे। पश्चिम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वे व्यक्तिगत रूप से मार्क्सवादी विचारधारा की ओर आकृष्ट थे, लेकिन किसी भी एक गुट के साथ मिल जाने का अर्थ था कि हाल ही में विजित आज़ादी को खो देना। भारत की निर्णय लेने की स्वतंत्रता को खो देने वाला छोटा सा भी प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इस प्रकार उन्होंने इन दोनों शक्ति गुटों से भारत को दूर रखने का और स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने का निर्णय लिया। यह नीति गुटनिरपेक्ष नीति कहलाई। नई दिल्ली से 7 सितंबर 1946 में किए गए एक प्रसारण में नेहरू ने नीति की आधारभूत रूपरेखा निर्मित की, जिसमें उन्होंने विदेश नीति की कुछ लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस समय तक आज़ादी की घोषणा नहीं हुई थी और वह केवल अंतरिम प्रधानमंत्री ही थे। उनके लक्ष्यों में शामिल थे उपनिवेशवाद और जातिवाद को समाप्त करना, शक्ति गुटों से आज़ादी तथा चीन और एशियाई पड़ोसी राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। नेहरू के शब्दों में, हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी नीति के साथ एक मुक्त राष्ट्र के रूप में पूरी तरह से भाग लेने में दिलचस्प हैं, न कि हमें अन्य राष्ट्र के अनुगामी मात्र के रूप में। हमारी विशेष रूप से औपनिवेशिक और आज़ाद देशों और लोगों से मुक्ति और सभी प्रजातियों के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में समान अवसरों को मान्यता देने में दिलचस्पी है। इस प्रकार किसी भी सैनिक गुट के साथ गुटनिरपेक्षता नेहरू की उस दुविधा का उत्तर था जिसका सामना स्वयं नेहरू और राष्ट्र ने किया। नेहरू की ओर से गुटनिरपेक्षता एक बौद्धिक तख्तापलट राज्य परिवर्तन था।
एक तरह से यह इतिहास से प्राप्त सीख थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 1796 में अपने कार्यालय में अपने कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय अपने देशवासियों से कहा, विदेशी विश्व के किसी भी भाग के साथ स्थायी गठबंधनों से बचकर रहना हमारी वास्तविक नीति है। इसके बजाय वह इस तथ्य के पक्षधर थे कि नया गणराज्य सभी राष्ट्रों के प्रति यथोचित और मित्रतापूर्ण भावनाएं को बनाए। प्रारंभिक स्तर पर नेहरू का गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय किसी भी सैनिक गठबंधन के साथ बंधना नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा सैनिक संधियां की गई। अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया, जिसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा समझौता किया। विश्व स्तर पर सैनिक समझौते इन दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के परिणाम थे। इन दोनों महाशक्तियों ने एशिया और अफ्रीका में नव स्वतंत्र राष्ट्रों को आकृष्ट करने के लिए अक्षेत्रीय गठबंधन या समझौतों को बढ़ावा दिया। दूसरे, गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय विश्व की राजनीति में तटस्थता नहीं था। तटस्थता अपना जो अर्थ अथवा महत्व रखती है वह युद्ध के समय में वास्तव में संगत है, लेकिन गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक सोच है। इसका अभिप्राय है भारत ने अपने हितों को प्रस्तावित करने वाले मुद्दे पर निर्णय लेने की आज़ादी को बनाए रखा। संकट में किसी एक राष्ट्र का समर्थन करने के लिए कोई पूर्व प्रतिबद्धता नहीं थी। इस प्रकार 1950 के दशक में अमेरिका ने भारत के पड़ोसी राज्यों में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सीएटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया। ये दोनों संगठन सोवियत संघ से आने वाले साम्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए दिखावे के लिए बने थे, लेकिन भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन संधि संगठनों का इसलिए सदस्य बना ताकि वह भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से सैनिक सहायता प्राप्त कर सके। इन संधियों में पाकिस्तान की सदस्यता से शीत युद्ध भारत के द्वार पर आ गया और इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गए। सैनिक संधियों की सदस्यता के कारण अमेरिका शस्त्र और समर्थन से भारत अमेरिका के संबंध भी पेचीदा हो गए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर उठाए गए प्रश्न से बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया। पंडित नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनकी न्याय भावना पर बहुत अधिक भरोसा था। इस तरह नेहरू ही थे जो 1948 में जम्मू और कश्मीर के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा छेड़ी गई लड़ाई से उत्पन्न संकट को सुरक्षा परिषद में ले गए थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कश्मीर एक ऐसा विषय बन जाएगा जिसे शीत युद्ध के दायरे से देखा जाएगा। इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध समाप्ति का आदेश दिया और पाकिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने को कहा। तब भारतीय प्रधानमंत्री ने जनमत कराने का आश्वासन दिया ताकि यह फैसला लिया जा सके कि कश्मीरी भारत में रहने के इच्छुक है या पाकिस्तान जाने की इच्छा रखते हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ निष्पक्षता के प्रति नेहरू का यह विश्वास सामने आ गया था। लेकिन व्यवहारिक रूप से यह मुद्दा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विश्वव्यापी शीत युद्ध में उलझ गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब यह मुद्दा शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा बन गया, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने सैनिक संधि के सहारे समय समय पर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाना शुरू कर दिया। सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को आक्रामक घोषित करने और हमले न करने के लिए कहने की बजाय भारत पर राजनीतिक रूप से दबाव डालने के लिए इस मुद्दे को एक साधन बनाए रखा। नेहरू ने भारतीय गणतंत्र को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाकर राष्ट्रमंडल के साथ घनिष्ठ मैत्री संबंधों को बनाए रखा, लेकिन ब्रिटेन की कश्मीर संकट को हल करने में दिलचस्पी नहीं थी। जम्मू कश्मीर के विवाद को सुलझाने में जो अन्य शक्ति भारत की मदद कर सकती थी वह थी अमेरिका। लेकिन 1949 में इस देश में किए जाने वाले प्रथम दौरे में नेहरू ने तत्कालीन विदेश मंत्री डीन एक्सन को निराश किया। डीन एक्सन ने अपने संस्मरणों में बताया, अंततः जब मैंने पंडित नेहरू से आग्रह किया कि कश्मीर समस्या के व्यवहारिक हल के लिए खुलकर बातचीत करके मेरी मदद करें, लेकिन मुझे जनता को दिए जाने वाले भाषण और उनमें अपने विपक्ष के प्रति रोष और अत्यधिक नापसंदगी की भावना की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। मुझे विश्वास हो गया कि नेहरू और मेरे बीच सुखद व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं होंगे। एक्शन के उत्तरवर्ती जॉन फोस्टर डलस भी भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं थे। तब तक डलस
पैक्टोमेनिया के प्रभाव में थे और सैनिक गठबंधन को बढ़ावा दे रहे थे। वह भी चाहते थे कि अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित सैनिक गठबंधन में भारत भी सहभागी हो। यह तो स्पष्ट ही था कि नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति इसके विरुद्ध थी। अतः डलस ने कहा कि गुटनिरपेक्षता अनैतिक है, क्योंकि नास्तिक साम्यवाद के विरुद्ध यह दृढ़ निर्णय लेने में असफल रहा। इन परिस्थितियों में सोवियत संघ भारत के बचाव में आगे आया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जो दशा हुई, उसके फलस्वरूप सोवियत संघ को गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के साथ एक मित्रता करने का अवसर दिखाई दिया। अमेरिका अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति से प्रभावित था। उस प्रारंभिक अवस्था में अमेरिका ब्रिटेन की पूर्व उपनिवेशों से संबंधित मुद्दों पर उसके साथ था। इस प्रकार जब अमेरिका और इंग्लैंड जैसी पश्चिमी शक्तियों ने कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के मत के पक्ष में मत प्रारंभ किया, तब सोवियत संघ ने शीत युद्ध की राजनीति से भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए अपने वीटो का प्रयोग किया। अब देखते हैं गुटनिरपेक्षता में झुकाव। पश्चिमी शक्तियों द्वारा भारत को अपमानित करने के प्रयासों से छुटकारा पाने में सोवियत संघ ने भारत की मदद की। कोई भी अपने उस मित्र की निंदा नहीं करता जो उससे बचाव में आता है। लोगों के व्यक्तिगत मामलों में तो यह मानक लागू होता ही है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी यह मानक लागू होता है। हंगरी में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप पर 1956 में सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान इस सिद्धांत का परीक्षण हुआ। यह हंगरी में सोवियत शासक के विरुद्ध विद्रोह उठ रहा था, जहां के लोग लोकतंत्र के पक्ष में थे। सोवियत संघ ने वहां की लोकतंत्र समर्थक सरकार को हटाकर कम्युनिस्ट समर्थक सरकार लाने के लिए इस देश में सैनिक हस्तक्षेप किया। सोवियत सैनिक हस्तक्षेप का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आया। महासभा में हंगरी संकट पर चर्चा की गई। 5 शक्तियों का प्रस्ताव था, जिसमें सोवियत संघ को अपने सैनिक बल को हंगरी से हटाने के लिए कहा गया। भारत ने प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया। भारत के इस दृष्टिकोण के प्रति भारत में और विदेशों में व्यापक रूप से असहमति व्यक्त की गई। क्या भारत सोवियत सैनिक हस्तक्षेप का समर्थन कर रहा था? भारत ने जिन परिस्थितियों और व्यवस्था में इस प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया, उसका खंडन करने की बजाय नेहरू ने अपना स्पष्टीकरण दिया। उनके पक्ष का मुख्य आधार प्रस्ताव की यह मांग थी कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में हंगरी में चुनाव कराए जाने चाहिए। ऐसी ही मांग कश्मीर में चुनाव कराने के लिए भी की जा सकती थी। लेकिन सत्य यह है कि भारत ने सैनिक हस्तक्षेप का विरोध तो किया, लेकिन उसे विश्व की राय नहीं मिल पाई। थॉमस ए बैली ने अपनी पुस्तक ए डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन पीपल में कहा कि भारत जैसे तटस्थ राज्य सोवियतों की क्रूरता के विरुद्ध असहमति व्यक्त करने के लिए आगे नहीं आए। अब देखते हैं भारत चीन सीमा युद्ध, जो आज भी चल रहा है। हमने डोकलाम विवाद के बारे में सुना है, जो कि काफ़ी पुराना है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय विदेश नीति में अगले प्रमुख संकट के दौरान अक्टूबर 1962 में चीन हमले की पृष्ठभूमि में गुटनिरपेक्षता की शक्तियां एवं कमजोरियां भी सामने आई। चीन के साथ शांति एवं भारत की मित्रता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला थी। इस नीति को प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने मित्र और तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन की सहायता से निर्मित और निष्पादित किया गया था। वास्तविकता यह है कि इन दोनों व्यक्तियों ने कभी भी यह नहीं सोचा कि उन्हें कम्युनिस्ट देश चीन से कोई खतरा हो सकता है। भारत की सुरक्षा को लेकर दोनों व्यक्तियों का ध्यान मुख्य रूप से पाकिस्तान पर केंद्रित था। नेहरू ने सैनिक बल के प्रयोग की बजाय राजनीतिक वार्ताओं के द्वारा राज्य क्षेत्रीय संकट का समाधान करने के बारे में सोचा। उन्होंने कभी यह नहीं माना कि सैनिक शक्ति से देशों के बीच राजनीतिक निपटारों के लिए बातचीत करने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। इसी के आधार पर 1947-48 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के छद्म युद्ध में भारतीय सेना ने कश्मीर से आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को वास्तविक रूप से बाहर खदेड़ दिया। किंतु नेहरू सैनिक शक्ति द्वारा देशों के राजनीतिक निपटारों के लिए बातचीत न होने संबंधी अपनी इसी सोच के आधार पर इस छद्म युद्ध की अनुक्रिया में वे संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गए। भारत ने चीन के तिब्बतीय क्षेत्र के साथ व्यापार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करके तिब्बत पर चीन के अधिराजत्व को स्वीकार करके 1954 में तिब्बत पर चीन के दावे को मान लिया। भारत ने चीन से किसी भी प्रकार की आपसी रियायतों को प्राप्त किए बिना तिब्बत में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को छोड़ दिया। तिब्बत से भारतीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करके इस दिशा में पहला कदम चीन द्वारा उठाया गया। तिब्बत चीन के भूभाग का अभिन्न हिस्सा है। चीन की इस घोषणा के साथ चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में छापे मारने शुरू कर दिए। भारत चीन मैत्री की नीति को जारी रखते हुए
भारत ने 23 मार्च 1951 में चीन तिब्बत समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण तिब्बत के भाग्य पर स्थायी रूप से मोहर लग गई। तभी से चीन की सैनिक टुकड़ियां भारत, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे जुड़े भागों में तैनात हैं, जबकि भारत ने दक्षिण सीमाओं में शताब्दी से तैनाती अपनी सेना, डाक, वाणिज्य, टेलीफोन और तार सेवाओं और उपकरणों को वहां से हटा लिया। चीन को शांत करने के लिए नेहरू ने 1954 में चाउ एन लाई के साथ पंचशील, जिसमें 5 समझौते हैं, का समझौता किया, जो प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अनाक्रमण, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित था। यह पंचशील समझौता चीन की विस्तारवादी डिजाइनों का भारत द्वारा विरोध न कर पाने की अयोग्यता को छिपाने और अपनी प्रादेशिक महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के वादे के मद्देनजर चीन को फुसलाने का एक मिथ्या या दिखावटी प्रयास था। चीन की समझौते के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। इस तथ्य का परिणाम था एक्साई चीन क्षेत्र में सेना की टुकड़ियों की स्थापना, सिनकियांग सीमा के साथ भारतीय प्रदेश के भीतर सड़कों का निर्माण और भारत की सीमा चौकियों पर रुक रुक कर गोलाबारी करना। चीन के नक्शे में पहले से ही समूची उत्तर पूर्वी सीमा, जो कि भारत का एक हिस्सा है, को चीनी प्रदेश के हिस्से के रूप में दिखाया जा रहा था। चीन की सैनिक कार्रवाइयों के बावजूद नेहरू ने 1957 में संसद को बताया कि भारत का चीन या सोवियत संघ के साथ किसी प्रकार का सैनिक द्वंद्व न होने का बिल्कुल अंदेशा नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि उस पर आक्रमण करना आसान नहीं होगा। 2 वर्षों के भीतर 1959 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत को हथिया लिया और चीनी आक्रमण से बचने के लिए दलाई लामा को अत्यधिक खतरनाक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण यात्रा करनी पड़ी। 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1962 में चीन ने भारतीय सेनाओं को परास्त करके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया और भारत की सीमा मोर्चेबंदियों को विनष्ट कर दिया। अमेरिका के राजदूत जॉन केनेथ गालबेरिक ने एम्बेसडर्स जर्नल में चीन के अतिक्रमण का विरोध करते हुए भारत की निसहायता का इन शब्दों में वर्णन किया। उनकी यानी कि भारत की वायुसेना बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं थी। तिब्बत के हवाई मैदानों में से गंगा मैदानी शहरों तक पहुंचना आसान है। ऐसा कोई भी अवसर नहीं है कि भारत चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके, और तिब्बत में कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा तकनीकी अवसर नहीं है जिससे नेहरू द्वारा मांगी गई सुरक्षा को तत्काल मंजूर किया जा सके। नेहरू ने भारत के राष्ट्रीय हित के बचाव में गुटनिरपेक्षता में लचीले हो सकते थे। नेहरू भारत के राष्ट्रीय हित के बचाव में गुटनिरपेक्षता में लचीले हो सकते थे। वे अमेरिका की मदद न लेते तो उस समय चीन विरोधी था। वे अमेरिका की मदद न लेते जो उस समय चीन विरोधी था और जो फिर भी अक्टूबर 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद भारत की थोड़ी मदद करने के लिए आगे आया। भारत ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के युद्ध में सोवियत संघ की राजनयिक और राजनीतिक सहायता भले ही ली, लेकिन यह मदद भारत को बिना मांगे मिली। यदि भारत ने तिब्बत संकट के दौरान 1954 में अमेरिका से मदद मांगी होती तो अक्टूबर 1962 में चीनी चुनौतियों का सामना करने में अमेरिका की मदद ज़्यादा प्रभावशाली और बड़ी हो सकती थी। इससे गुटनिरपेक्षता को एक सही छवि मिलती, जिससे यह सिद्ध हो जाता कि गुटनिरपेक्षता ने एक देश को दूसरे देश की तब सहायता लेने दी जब उसकी सुरक्षा खतरे में थी, बजाय इसके कि भारत सदैव एक ही महाशक्ति अर्थात सोवियत संघ की ओर प्रवृत्त होता। निश्चित रूप से इतिहास में काफ़ी प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इससे भारत गणराज्य के निर्माणात्मक वर्षों में भारतीय विदेश नीति की सीमाओं का पता चलता है। नेहरू का मैत्री द्वारा बचाव के सिद्धांत पर विश्वास चीन के समक्ष असफल रहा। सभी भारतीयों को नेहरू की विदेश नीति की असफलता से बड़ी हैरानी थी। नेहरू का स्वयं का भ्रम दूर हो गया। उनके रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देने को विवश किया गया। जय बंदोपाध्याय ने मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में लिखा, यह नेहरू की भारत चीन संबंधों की व्यक्त रूप से आदर्शवादी व्याख्या थी, जो संभवतः सामरिक योजना के अभाव के लिए उत्तरदायी थी। अब हम देखेंगे कि नेहरू के बाद विदेश नीति में क्या हुआ। नेहरू की जो मृत्यु हुई उसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी के समय में भारतीय विदेश नीति में क्या चेंज आया वो हम देखेंगे। 1960 के दशक में एक मुख्य प्रश्न पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। वह प्रश्न था, नेहरू के बाद कौन? नेहरू का 1964 में देहांत हुआ। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद
पद संभाला। शास्त्री का कार्यकाल कम ही रहा क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह अयूब खां के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जनवरी 1966 में ताशकंद में ही शास्त्री की मृत्यु हो गई। भारत की विदेश नीति में शास्त्री को उनके द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तन के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अपने रुख को मोड़कर भारत के नज़दीकी पड़ोसी देशों की घटनाओं की दिशा में ज़्यादा ध्यान दिया। नेहरू के व्यक्तित्व ने ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रमुख भूमिका निभाने के संबंध में सोचने के लिए प्रेरित किया। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के लिए एक बड़ी भूमिका तत्कालीन संसाधन जितनी अनुमति देते हैं उससे भी बहुत बड़ी को अनुभव किया। उन्होंने 1925 में बांडुंग सम्मेलन में एक प्रमुख भूमिका अदा की। नेहरू ही नव स्वतंत्रता प्राप्त कम्युनिस्ट चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई से परिचित कराने के लिए उत्तरदायी थे। वे राष्ट्रवादी के स्थान पर कम्युनिस्ट चीन को संयुक्त राष्ट्र में वैध सदस्य के रूप में बैठाने में सबसे आगे थे, जो अक्टूबर 1949 में मेनलैंड चीन में कम्युनिस्ट सत्ता द्वारा छीन लिए जाने के बाद ताइवान चले गए थे। फिर नेहरू ने ही कोरियाई युद्ध के दौरान चीन और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। नेहरू की तुलना में शास्त्री ने भारत के नज़दीकी पड़ोसी देशों की ओर ध्यान दिया और इसके पीछे उनका लक्ष्य दक्षिण एशिया के भीतर संबंधों को सुधारना था। हालांकि उनके प्रधानमंत्री के रूप में कमजोरी, पाकिस्तान से हुए विरोधों और पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध को देखा गया। सर्वप्रथम भारतीय प्रदेश के दावे के लिए कच्छ के रण में विवाद पैदा हुआ। इस विवाद पर सहमति द्वारा विभाजन अर्थात मध्यस्थता के लिए कहा गया। कच्छ का रण पश्चिमी पाकिस्तान और गुजरात के बीच एक दलदली भूमि है। पाकिस्तान के अनुसार यह क्षेत्र एक झील थी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झील के बीच में एक सीमा होनी चाहिए। दूसरी ओर भारत का दावा था कि यह एक दलदली भूमि है और सिंध और भारत के बीच सीमाएं भली भांति अंकित की गई थी, लेकिन पाकिस्तान इस क्षेत्र में 1956 से घुसपैठ कर रहा था। इस क्षेत्र को लेकर 1965 में इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन के हस्तक्षेप से इस समझौते पर पहुंचे कि यदि दोनों दल किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। हालांकि दोनों देश किसी भी हल पर सहमत नहीं हो सके और मध्यस्थों ने पाकिस्तान को उसके मूल दावे का 10वां हिस्सा यानी 900 वर्ग किलोमीटर दे दिया। भारत के प्रति उसके कमजोर होने का दृष्टिकोण जारी रहा। इसी बीच चीन अक्टूबर 1964 में परमाणु बम विस्फोट कर चुका था। भारत ने इसके प्रति तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 1964 में कैरो में हुए कूटनीतिक सम्मेलन ने चीन को परमाणु विस्फोट रोकने का आग्रह करने के लिए प्रतिनिधिमंडल बीजिंग भेजा गया। चीन के प्राधिकारियों ने इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत तक करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री शास्त्री के समक्ष जो अन्य प्रमुख संकट आया वह था 1965 का भारत पाक युद्ध। इस युद्ध की कार्यप्रणाली 1947-48 में हुए प्रथम युद्ध जैसी थी। भारत की कमजोरी तथा भारत के विरुद्ध कश्मीरियों के बढ़ते हुए विद्रोह की आशा दोनों में अयूब खां को भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। इस युद्ध में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के कुछ भाग पर कब्जा करने में सफल रहा, जबकि भारतीयों ने दूसरी सीमा लाहौर की ओर बढ़ने के लक्ष्य को चुना। उस समय अमेरिका वियतनाम के साथ अपने युद्ध में व्यस्त था, इसलिए जॉनसन प्रशासन दोनों देशों के विरुद्ध हथियारों पर निषेध लागू करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों देश युद्ध में कथित रूप से अमेरिकी हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि सोवियत संघ इस संकट के समाधान के लिए अच्छे से अच्छे प्रयास करने का इच्छुक था। 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध पर तटस्थ रहने का निर्णय लेकर वे भारत के और नज़दीक आ चुका था, लेकिन रूसी नेता चाहते थे कि भारत पाक युद्ध में उन्हें तटस्थ रूप में देखा जाए, क्योंकि रूसी नेता पाकिस्तान के साथ मैत्री स्थापित करना या कम से कम उसे अमेरिका से दूर भी करना चाहते थे। तत्कालीन सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन ने युद्ध का हल ढूंढने के लिए लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां को ताशकंद आमंत्रित किया और दोनों नेताओं ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सोवियत प्रधानमंत्री की काफ़ी सौदेबाजी और विचार विमर्श के बाद युद्ध करने वाले दोनों देशों के नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत भारतीय सेना द्वारा अपने कब्जे में किए गए क्षेत्र को पाकिस्तान को वापस करना था, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया। अब शास्त्री जी के बाद आते हैं इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विदेश नीति में काफ़ी अच्छा परिवर्तन देखने को मिला, जिसका अब हम यहाँ पे वर्णन करेंगे।
लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। पंडित नेहरू के बाद देश की प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। 1970 के चुनाव के बाद श्रीमती गांधी देश में सत्ता को सुदृढ़ कर पाई। चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, उनके कार्यकाल में प्रमुख विदेशी नीति संबंधी घटना बांग्लादेश युद्ध था, जो 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा। भारतीय इतिहास में इस प्रमुख घटना को समझने के लिए इस संकट की पृष्ठभूमि का सार जाना अनिवार्य है। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में हुए एकमात्र लोकतांत्रिक चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में बहुमत से जीती, जबकि अवामी लीग ने 167 सीटें जीतकर पूर्वी पाकिस्तान में स्पष्ट बहुमत जीता। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह याहया खां को अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन चालाक भुट्टो नहीं चाहते थे कि कोई बंगाली पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। याह्या खां भी बांग्लादेश के हाथ में सत्ता देने के इच्छुक नहीं थे। सत्ता हस्तांतरित करने की बजाय याह्या खां ने सैनिक शासन लगाकर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खां को राज्यपाल नियुक्त कर दिया और मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना भेज दी। अवामी पार्टी के लोकप्रिय नेता मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। इस सैनिक तानाशाही को समाप्त करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान की क्रुद्ध जनता सड़कों पर उतर आई। सेना ने विश्व के इतिहास में मानव अधिकारों का सबसे खराब उल्लंघन किया। पूर्वी पाकिस्तान में आवामी दल के बुद्धिजीवियों और समर्थकों का नरसंहार किया गया, महिलाओं के बलात्कार हुए और हिंदुओं का व्यवस्थित जाति संहार किया गया। यह युद्ध केवल घृणा का युद्ध था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं की दुकानों पर धावा बोलने और उन्हें नष्ट करने के लिए हिंदुओं की दुकानों पर पीले रंग से बड़ा बड़ा HS पेंट कर दिया। परिणाम स्वरूप 1 करोड़ 20 लाख 12 बांग्लादेशी लगभग 1 करोड़ 20 लाख 12 लाख बांग्लादेशी मुसलमान और हिंदू शरणार्थियों के रूप में पश्चिम बंगाल में आ गए, जो कि मुख्य कलकत्ता में आ गए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को भोजन आदि देना भारत के लिए एक आर्थिक दबाव था और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भी एक समस्या बन गई थी। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। सेना ने विश्व के इतिहास में मानव अधिकारों का सबसे खराब उल्लंघन किया था। पूर्वी पाकिस्तान में अवामी दल के बुद्धिजीवियों और समर्थकों का जनसंहार किया गया, महिलाओं के बलात्कार हुए और हिंदुओं का व्यवस्थित जाति संहार हुआ। यह युद्ध केवल घृणा का युद्ध था। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं की दुकानों पर धावा बोलने और उन्हें नष्ट करने के लिए हिंदुओं की दुकानों पर पीले रंग से बड़ा बड़ा HS पेंट कर दिया था। परिणाम स्वरूप 1 करोड़ 20 लाख 12 बांग्लादेशी मुसलमान और हिंदू शरणार्थियों के रूप में पश्चिम बंगाल में आ गई। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को भोजन आदि देना भारत के लिए आर्थिक दबाव था और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भी एक समस्या बन गई थी। राजनीति के खेल में निपुण श्रीमती गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में हुई मानव त्रासदी के बारे में नेताओं को सूचित करने के लिए पश्चिमी देशों का दौरा किया। उस समय अमेरिका गुप्त रूप से चीन के साथ संबंध स्थापित करने के लिए राह बनाने में व्यस्त था, जिसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी समय श्रीमती गांधी सेना को सैनिक हस्तक्षेप के लिए तैयार करने को कह चुकी थी। सेना चाहती थी कि यह हस्तक्षेप शीत ऋतु में हो, क्योंकि हिमालय की चोटियों पर बर्फ गिर जाएगी और पाकिस्तान का मित्र देश चीन इस संकट में सैनिक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। भारत पर पहले से ही अधिकार करने और भारत को अपने सेनाएं पश्चिम की ओर मोड़ने के लिए विवश करते हुए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत ने व्यापक रूप से पूर्व में हस्तक्षेप किया। युद्ध का परिणाम यह रहा कि युद्ध पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के पक्ष में समाप्त हुआ और एक आज़ाद देश के रूप में बांग्लादेश का आविर्भाव हुआ। भारतीय सेना उस समय पराकाष्ठा पर थी जब उन्होंने युद्ध में 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के समर्पण को स्वीकार किया। पाकिस्तान के मित्र देश, विशेष रूप से अमेरिका, युद्ध में भारतीय विजय से परेशान हो गए, क्योंकि भारत की विजय को उन्होंने सोवियत संघ की विजय के रूप में देखा। निक्सन के
संस्मरणों के अनुसार हम भारत के हाथों पश्चिम पाकिस्तान को नष्ट होने से बचाना चाहते हैं। इस प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्होंने परमाणु युद्धपोत इंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने के लिए कहा। सुनियोजित चाल में सोवियत संघ ने अपने परमाणु युद्धपोत को अमेरिका युद्धपोत का पीछा करने के लिए भेज दिया। युद्ध में सोवियत संघ भारत का प्रमुख समर्थक था और वह भारत की निंदा करने और उसे पूर्वी पाकिस्तान से अपनी हथियारबंद सेनाओं को हटाने के लिए कहने से संबंधित अमेरिकी प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति का अक्सर प्रयोग करता रहता है। भारत सोवियत शांति और मैत्री संधि जो कि 1971 में हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुट निरपेक्षता के चलते नेहरू के कार्यकाल के दौरान सोवियत समर्थक झुकाव पहले से ही स्थापित हो चुका था। 1970 का दशक ऐसा था जब गुट निरपेक्ष आंदोलन वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ के लिए शक्ति सहानुभूति सूचक बन चुका था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य के रूप में क्यूबा ने तो विचार भी प्रस्तावित किया कि सोवियत संघ गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का स्वाभाविक राष्ट्र मित्र देश है। क्यूबा का हवाना में 1779 में हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान यह विचार था। इस अवधि के दौरान यह झुकाव भारत सोवियत संबंधों का प्रमुख प्रमाण बन गया था। 1971 के बांग्लादेश युद्ध से पूर्व भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि के अंतर्गत दोनों देशों में किसी भी देश को सैनिक चेतावनी का सामना करना पड़ता है तो उस हालात में दोनों तत्काल परस्पर परामर्श करेंगे और समुचित प्रभावशाली तरीके अपनाएंगे। संधि में सोवियत संघ ने भारत की गुट निरपेक्षता के प्रति सोवियत संघ की स्वीकृति व्यक्त की। हालांकि अमेरिका द्वारा इस संधि की आलोचना की गई क्योंकि उसने इसे भारत की गुट निरपेक्षता के अंत के रूप में देखा, लेकिन यह संधि भारत का तत्कालीन परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य का जवाब था। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, इसलिए इस सिद्धांत के आधार पर भारत के विरुद्ध होने के कारण पाकिस्तान और चीन 1962 में एक दूसरे के मित्र बन गए। अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान का मित्र था और सैनिक गठबंधन और उनके संबंधों को मजबूत किए हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन के साथ संबंध बनाने के लिए क्रियाशील थे और इसका लक्ष्य सोवियत संघ की शक्ति को संतुलित करना था। अब हम बात करेंगे शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था 1971 में, और जब पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था तो पाकिस्तान के जो 90,000 सैनिक थे उनको भारत ने युद्ध में गिरफ्तार कर लिया था। तो शिमला समझौते में क्या हुआ अब देखते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध की समाप्ति इंदिरा गांधी और श्री भुट्टो के बीच शिमला समझौते के हस्ताक्षर से हुई। समझौते के तहत दोनों देशों ने अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए निपटाने का निर्णय लिया। वे एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता और प्रादेशिक अखंडता के लिए भी सहमत हुए और क्षेत्र में शांति बनाए रखने को प्रभावित करने वाले किसी भी कार्य में सहायता या प्रोत्साहन न देने के लिए सहमति हुई। प्रत्यक्ष मायनों में आदर्शवादी विचार की इन अभिव्यक्तियों के अलावा भारत पाक युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान के जिन क्षेत्रों पर भारत ने कब्जा कर लिया था उन सभी क्षेत्रों को पाकिस्तान ने पुनः प्राप्त कर लिया और बांग्लादेश के युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए बंदियों की आज़ादी भी सुरक्षित कर ली। भारत ने बांग्लादेश की सहमति प्राप्त की और 1973 में युद्धबंदी रिहा हुए। भारत को अच्छे व्यवहार का आश्वासन मिला जिस व्यवहार को करने की पाकिस्तान में क्षमता नहीं है। विरोधी दल विशेष रूप से तत्कालीन जनसंघ वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का पुरोगामी रूप ने शिमला समझौते की कड़ी आलोचना की। अप्रैल 1978 में मोरारजी देसाई के जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने संकेत किया कि श्रीमती गांधी और श्री भुट्टो के बीच गुप्त और मध्य रात्रि समझ के बाद ही समझौता हो पाया। अब 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय देखते हैं क्या हुआ। राष्ट्र को प्रमुख शक्ति की राह पर ले जाने के श्रीमती गांधी के दृढ़ निश्चय के लिए भी भारत उन्हें याद रखेगा। शक्ति के प्रति पंडित नेहरू का दृष्टिकोण आदर्शवादी था, लेकिन श्रीमती गांधी काफ़ी हद तक यथार्थवादी थी। नेहरू ने 1954 में लोकसभा में कहा, यदि आप भविष्य में झांके और युद्ध आदि जैसा कुछ गलत नहीं होता तो विश्व में भारत का स्थान निश्चित रूप से चौथा अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद होगा। लेकिन श्रीमती गांधी ने इस आदर्शवाद को मूर्त रूप प्रदान किया। उनके ऐसे कार्यों में एक कार्य था 1974 में
पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाना। अक्टूबर 1964 में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किए थे, तभी से भारत सरकार पर परमाणु परीक्षण कराए जाने का घरेलू दबाव था। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री इस मांग के प्रति मौन थे, लेकिन उनके विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने मई 1966 में लोकसभा में कहा कि थोड़े ही समय में भारत में परमाणु क्षमता को अर्जित करने की क्षमता है। स्पष्ट रूप से 1964 में उत्तरार्ध में प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री ने बम डिजाइन पर काम करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग को अधिकार दे दिया था। श्रीमती गांधी द्वारा कराया गया परीक्षण भारतीय परमाणु क्षमता को दर्शाने के लिए था। हालांकि इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत को पश्चिमी पाकिस्तान पर हमले करने से रोकने के लिए भारत को धमकाने हेतु अमेरिका ने अपनी परमाणु शक्ति एंटरप्राइज का प्रयोग किया था। इससे पहले राष्ट्रपति निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर जब भारत में थे, तो उन्होंने भारतीय नीति निर्माताओं को सूचित कर दिया था कि यदि भारत और पाकिस्तान के झगड़ों में चीन हस्तक्षेप करता है तो उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह निक्सन के उस सिद्धांत के विपरीत था जिसमें यह वादा किया गया था कि परमाणु हथियार वाले राज्य द्वारा किसी अपरमाणु हथियार राष्ट्र को धमकी दी जाती है तो अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। इस प्रकार श्रीमती गांधी भारत को उसकी सुरक्षा के मामले में अंतर्निर्भर बनाना चाहती थी। अब तक हमने देखा कि श्रीमती गांधी ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोखरण जो परीक्षण है उसकी अनुमति दी थी। वो उनका पहला कार्यकाल था। अब श्रीमती गांधी का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें क्या हुआ देखते हैं। जब 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई और चरण सिंह 1979 में 6 महीने के अल्पकाल के प्रधानमंत्री बने, उस समय श्रीमती गांधी बहुत थोड़े समय के लिए सत्ता से बाहर रही। जनवरी 1980 में श्रीमती गांधी ने दोबारा उसका स्थान ले लिया। जनता पार्टी के अधीन इन दो गैर कांग्रेसी सरकारों का राष्ट्र की विदेश नीति के विकास में कोई खास योगदान नहीं रहा। भले ही उन्होंने भारतीय गुटनिरपेक्षता में सोवियत संघ के प्रति झुकाव को सही करने का वादा किया और उसे एक असली गुटनिरपेक्ष बनाया, लेकिन कुछ भी उल्लेखनीय घटित नहीं हुआ। दिसंबर 1979 में जब राष्ट्र चुनाव प्रक्रिया से गुजर रहा था, तब सोवियत संघ ने अपनी दक्षिणी सीमाओं पर स्थित गुटनिरपेक्ष देश अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया। उस समय प्रमुख विदेश नीति चुनौती प्रकट हो रही थी। भारतीय प्रधानमंत्री चरण सिंह ने सोवियत संघ को जितनी जल्दी हो सके अपनी सेनाएं हटाने और अफगानिस्तान की गुटनिरपेक्ष पहचान को बनाए रखने को कहा। जब 12 जनवरी 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष यह विषय चर्चा के लिए आया, तो भारत के तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि ब्रिजेश मिश्र ने कहा कि भारत किसी भी राज्य की विदेशी सेनाओं या सेना शिविरों की उपस्थिति के विरुद्ध है। उन्होंने एक रोचक कथन कहा कि अफगानिस्तान के मामले में सोवियत संघ ने भारत को आश्वासन दिया है कि जब काबुल सरकार कहेगी तो वह अपनी सेनाओं को वहां से हटा लेगा। उन्होंने यह भी कहा, आश्वासनों पर संदेह का कोई कारण नहीं है, विशेष रूप से सोवियत संघ जैसे मित्र देश से जिसे हमारे घनिष्ठ संबंध है। यह कथन पूरी तरह से सोवियत संघ के पक्ष में था, क्योंकि एक गुटनिरपेक्ष देश सोवियत और दूसरे गुटनिरपेक्ष देश के बारे में ऐसा वक्तव्य दे रहा था। यह कथन सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारतीय गुटनिरपेक्ष नीति को मुश्किल में डालने वाला कथन था। तत्कालीन सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने की बजाय यह उस तथ्य को प्रतिबिंबित कर रहा था जो श्रीमती गांधी के विचारों से मेल खाता था। प्रचार के दौरान श्रीमती गांधी ने फ्रांस के यूरोप रेडियो स्टेशन को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से भारत को खतरा है। ब्रिजेश मिश्र का वक्तव्य भी इस मुद्दे पर पहले दिए गए चरण सिंह के मत को प्रतिबिंबित नहीं करता था। यह अमेरिका सोवियत संघ शीत युद्ध को भारतीय उत्तर पश्चिमी सीमाओं तक ले आया। अमेरिका ने रूसियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए भारत की मदद मांगी। रूस के अफगानिस्तान के बदले में अमेरिका वियतनाम में रुचि रखता था। चूंकि अमेरिका को 1976 में वियतनाम से अपमानजनक ढंग से पीछे हटने के लिए विवश किया गया था, इसलिए वह रूस को भी यह अनुभव कराना चाहता था कि राष्ट्र के जीवन में अपमान का क्या अर्थ होता है। रूस को यह अनुभव 1988 में हुआ।
चूंकि भारत सोवियत के विरुद्ध अमेरिका के साथ सहयोग करने पर सहमत नहीं था, इसलिए अमेरिका ने सहायता के लिए अपना रुख पाकिस्तान की ओर कर लिया। पाकिस्तान $7.4 बिलियन की कुल सैनिक और आर्थिक सहायता के पैकेज पर अफगानिस्तान गुरिल्लों को हथियार हस्तांतरित करने के लिए माध्यम बनने के लिए एकदम सहमत हो गया। इससे यह क्षेत्र जिहाद के नाम पर धार्मिक कट्टरपन वाला आतंकवाद केंद्रित आतंकवादी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ से क्या है, आतंकवाद की शुरुआत होती है। अब देखते हैं कि उस समय 1984 में जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, तो उसके बाद तत्कालीन रूप से क्या है, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और राजीव गांधी और श्रीलंका में भारतीय सेना, उस समय भी काफ़ी विवाद रहा था श्रीलंका और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो इस पर पूरी नज़र डालते हैं, चलिए देखते हैं। जिस प्रकार श्रीमती गांधी को पिछली सरकार से अफगान संकट मिला, उसी तरह उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी को श्रीलंका का नृजातीय संकट मिला, जो काफ़ी हद तक 1983 में प्रारंभ हुआ था। लेकिन श्रीमती गांधी ने श्रीलंका और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के बीच तटस्थ मध्यस्थ के रूप में संकट को निपटाया। उस समय LTTE उत्तर पूर्वी श्रीलंका में अलग तमिल राज्य की मांग कर रहा था। लेकिन राजीव गांधी के शासनकाल में संकट की स्थिति बदतर थी। इससे पहले राजीव गांधी ने उत्तर में जाफना में घेरे गए तमिलों को मानवीय सहायता प्रदान करने में भारत की रुचि दिखाई थी, क्योंकि श्रीलंका सरकार इस क्षेत्र में आर्थिक नाकाबंदी लागू कर चुकी थी। उन्होंने 20 नावों से अनाज भेजा, लेकिन श्रीलंकाइयों ने इस आपूर्ति को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की अनुमति नहीं दी। अतः जून 1987 में भारतीय वायुसेना ने लोगों के लिए अनाज को ऊपर से गिराया। इससे राष्ट्रपति जयवर्धने को यह स्पष्ट हो गया कि उसे भारत द्वारा दर्शाए गए उद्देश्य पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। हालांकि दक्षिण पर वामपंथी JVP की धमकी का सामना कर रहा था, जयवर्धने ने उत्तर में शांति बनाए रखने के लिए भारत से मदद मांगी। भारत और श्रीलंका ने जुलाई 1987 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच हुए समझौते के अंतर्गत उत्तर और पूर्व में शांति बनाए रखने और लिट्टे द्वारा रखे गए शस्त्रों को स्वीकार करने के लिए भी भारतीय सेना श्रीलंका भेजी जाएगी। बदले में आतंकवादियों द्वारा शांतिपूर्ण जीवन स्वीकार करने से उत्तर और पूर्व में तमिल प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के विलय, प्रांतीय चुनाव कराने और शक्तियों के हस्तांतरण को समझौते में स्थान दिया गया। लेकिन दलों के बीच अविश्वास के कारण समझौता सुचारू रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाया। तमिलों ने भारतीय शांति सेना को बेकसूर लोगों को मारने वाली सेना के रूप में देखा। तमिलों और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री प्रेमदासा दोनों की ओर से यह मांग थी कि श्रीलंका से भारतीय सेना हटाई जाए। राजीव गांधी के बाद के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारतीय शांति सेना को हटा लिया। इस कार्य में भारत ने अपनी प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि 1000 से अधिक भारतीय सैनिकों को भी खोया। इस विवाद में दुर्भावना की प्रबलता थी, इसलिए LTTE ने मानव बम तैयार करके 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी। बाद में यही ताकतें राष्ट्रपति प्रेमदासा की हत्या के लिए उत्तरदायी रहीं। जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई तो उनके बाद नरसिम्हा राव, उनके कार्यकाल में क्या रहा देखते हैं। नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल की अवधि पूरी करने और विदेश नीति को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। वे कांग्रेस दल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो नेहरू गांधी परिवार के नहीं थे और 5 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से वैश्विक अर्थव्यवस्था का आर्थिक समायोजन एक प्रमुख समस्या थी। उदारीकरण, निजीकरण और सार्वभौमिकरण को अपनाकर अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सचेत नीति निर्माण के रूप में ऐसा नहीं किया गया। जब राव सरकार सत्ता में आई तब भारत भुगतान संतुलन प्रतिकूल था और केवल मात्र 2000 से 2400 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा थी, जो केवल 7 दिनों के आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त थी। अब देखते हैं कि राव सरकार के समय में भारत और अमेरिका संबंध कैसे थे। आर्थिक रूप से कमजोर सरकार में हमेशा विदेशी दबाव में आने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस स्थिति का विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सबसे अधिक फायदा उठाया गया। अमेरिका ने राव पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वे भारतीय बाजार को कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार आदि के क्षेत्र में अमेरिकी प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से खोल दें। भारत अमेरिका के दबाव में आ गया और उसे अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करने पड़े।
अमेरिकी दबाव के कारण भारत को मजबूर होकर 1995 के लिए अपनी परमाणु परीक्षण योजना छोड़नी पड़ी। भारत बराबर यह बयान देता रहा कि वह अपने परमाणु विकल्प बनाए रखना चाहता है, जो शीत युद्ध के अंत से कठिनतर होता जा रहा था। भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT और FMCT को सह प्रायोजित करने में अमेरिका से हाथ मिला लिया। यह सामान्य ज्ञान की बात थी कि यदि आप परमाणु शक्ति संपन्न राज्य बनने का विकल्प रखना चाहते हो तो बिना परीक्षण किए आप ऐसा नहीं कर सकते। राव के शासनकाल में भारत ने 1995 में पोखरण में परीक्षण करने का प्रयास किया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि अमेरिका को इसका पता चल गया और इसलिए राव को यह कार्यक्रम छोड़ना पड़ा। अब देखते हैं कि NDA सरकार में विदेश नीति कैसी रही। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। वे एक बहुदलीय सरकार के नेता थे जिसमें 13 राजनीतिक दल शामिल थे, परंतु यह सरकार 10 महीनों से ज़्यादा नहीं चल सकी। अक्टूबर 1999 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार दोबारा सत्ता में आ गई। यह पहली बहुदलीय सरकार है जो लगभग 4 वर्षों तक सत्ता में टिक रह पाई। परमाणु हथियार। अब जब ये सरकार चली तो इसमें परमाणु हथियारों का क्या हुआ ये देखते हैं। इन 10 महीनों के दौरान इस सरकार की विदेश नीति का मुख्य आग्रह परमाणु शस्त्र क्षमता विकसित करने और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की दिशा में प्रयास करने का था। भारतीय जनता पार्टी भारत के परमाणु शस्त्र शक्ति बनने की महान प्रवक्ता थी। जब यह पार्टी सत्ता में आई, इसने परमाणु शस्त्र परीक्षण करने की योजना बनाई ताकि भारत अपनी स्थिति की एक परमाणु शस्त्र राज्य के रूप में घोषणा कर सके। 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण करके भारत ने समूचे विश्व को चकित कर दिया। 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि भारत एक परमाणु शस्त्र राज्य है और उन्होंने यह भी घोषित किया कि अब भारत कोई और परीक्षण नहीं करेगा क्योंकि सभी आवश्यक आंकड़े एकत्रित किए जा चुके हैं। वाजपेयी ने कहा कि भारत केवल न्यूनतम परमाणु निवारक रखेगा। भारत 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में और बाद में 1995 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, परमाणु शस्त्र परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब परीक्षण करने की तैयारियां की गई तो हर बार अमेरिकी गुप्तचर विभाग ने भारतीय योजनाओं का पता लगा लिया। अतः परमाणु परीक्षणों की योजना बनाने और इनका गुप्त रूप से परीक्षण कर लेने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही मिला। अब संबंध सुधारने के प्रयास, मतलब कि जो उस समय भारतीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देशों के साथ किस प्रकार अपने संबंध सही किए। 1999 में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का निश्चय किया। इस दिशा में उनका पहला कदम था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर तक की बस यात्रा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वाजपेयी मीनार-ए-पाकिस्तान भी गए, जो इस बात का प्रतीक था कि भारत ने मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित पाकिस्तान के सृजन को स्वीकार कर लिया है। वस्तुतः इस तरह की अभिपुष्टि की कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान के सृजन के प्रति प्रारंभिक विरोध के पश्चात हिंदू महासभा समाप्त हो गई थी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के प्रमुख शासक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन को रद्द करने के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा। लाहौर में बैठक के पश्चात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कश्मीर पर निर्णय का वर्ष होगा। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात क्षेत्र में मानचित्रण का समय अब समाप्त हो चुका है। इसका अर्थ यह था कि अब क्षेत्र के भूगोल में परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मई 1999 में दोनों देशों के बीच कारगिल युद्ध हुआ। जब दोनों प्रधानमंत्री अपने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य की चर्चा कर ही रहे थे, पाकिस्तान सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी। यह युद्ध महत्वपूर्ण था क्योंकि मई 1998 में दोनों देशों द्वारा परमाणु शस्त्र प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात यह इन दोनों राष्ट्रों के बीच पहला सैन्य संघर्ष था। यह पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा नियंत्रण रेखा LOC पर यथापूर्व स्थिति को बदलने का प्रयास था, ताकि जब भी बातचीत हो पाकिस्तानी इसे भारत के साथ एक सौदेबाजी करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त कर सकें। फिर भी पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में एक रक्तहीन तख्तापलट में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पदच्युत कर दिया। इसके फलस्वरूप पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य करने के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। भारत ने अपने पारंपरिक तरीके में इस सैनिक सत्ता प्राप्ति के प्रति प्रतिक्रिया दी।
भारत ने तब सार्क की बैठक का बहिष्कार किया और यह भी बीड़ा उठाया कि पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल से निलंबित करवाया जाए। भारत ने शांति की दिशा में दूसरा प्रयास तब किया जब वाजपेयी ने 2001 में शुरू में परवेज मुशर्रफ को बातचीत के लिए आगरा में बुलाया। यह वार्ता असफल रही क्योंकि जनरल मुशर्रफ कश्मीर के तथाकथित मूल मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अपनी शर्तों पर अड़े रहे। पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं ने वहां की सभी सरकारी संस्थाओं पर अधिकार कर लिया था। उनके शासन के अधीन सीमा पार आतंकवाद, जो 1989 से भारत पाकिस्तान संबंधों का विनाशक रहा था, सैनिक तानाशाही द्वारा और अधिक बढ़ गया था। भारत पाक संबंध तब और अधिक बिगड़ गए जब 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत की संसद पर हमला करने की कोशिश की और हमारे शीर्ष नेताओं को खत्म करना चाहा। सौभाग्यवश हमारे सतर्क सुरक्षा बलों ने संसद भवन के एकदम बाहर आतंकवादियों से बलात् गोलाबारी शुरू की और 5 आतंकवादियों को मार गिराया। भारत ने इस्लामाबाद से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और पाकिस्तान के साथ वायु, रेल और बस मार्गों के सभी संपर्क तोड़ दिए। भारत सरकार ने विश्व की एकमात्र विद्यमान महाशक्ति अमेरिका से अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए हैं। अतः भारतीय गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का प्रश्न अक्सर उठाया जाता है। इसी दौरान पाकिस्तान अमेरिका की तालिबान शासन और अफगानिस्तान में अल-कायदा के विरुद्ध लड़ाई में पूरा सक्रिय सहयोग करने का वायदा करके एक बार फिर से अमेरिका के करीब आ गया है। जैसा कि हमने देखा, जब विश्व में 2 ध्रुव आदर्शवादी आर्थिक और राजनीतिक और प्रत्येक अन्य स्तर पर सर्वोच्चता के लिए गहन रूप से मुकाबला कर रहे थे, तब गुटनिरपेक्ष इस ध्रुव विश्व में एक बच्चे की भांति अबोध था। लेकिन एक ध्रुव की समाप्ति से विरोधी सैनिक गठबंधनों की प्रासंगिकता और विश्व के प्रत्येक राज्य को किसी न किसी एक गुट में शामिल करने की प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई। गुटनिरपेक्षता का एक पक्ष यह भी है, वह यह है कि गुट से संबंध राष्ट्र सामान्यतः नेता राष्ट्र के सिद्धांतानुसार काम करता है, लेकिन गुटनिरपेक्ष देश निर्णय लेने संबंधी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखता है। इस अर्थ में भारत अभी भी अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बनाए हुए है। दूसरे अर्थ में शीत युद्ध के दौरान भारतीय गुटनिरपेक्षता सोवियत संघ की ओर उन्मुख थी, लेकिन अब रूस स्वयं अपने पूर्व विरोधी के नज़दीक जा रहा है, तो भारत भी अमेरिका की ओर बढ़ता है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। इससे पहले शीत युद्ध के दौरान नीति निर्माताओं की सामान्य अनुक्रिया होती थी कि भारत का सोवियत की ओर इतना अधिक झुकाव नहीं है, बल्कि सबके साथ एक समान है। इस तरह यदि अमेरिका भारतीय राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है, तो भारत द्वारा अमेरिका के साथ घनिष्ठ सहयोग से काम करने में कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भारत यूरोपीय संघ, फ्रांस और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ मिलकर बहुध्रुवीय विश्व की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई और तीव्रता से दक्षिण पूर्वी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। भारत यूरोपीय संघ, आसियान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा निकट जाने की ओर अग्रसर हुआ है। 2003 तक चीन भारत संबंध में भी सुधार हो चुका है। 2003 तक चीन और भारत संबंध में सुधार होना शुरू हो चुका है। तो ये यूनिट हमने देख ली है। अब देखते हैं हम सारांश। भारतीय विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद पिछले 56 वर्षों में कई कारकों के फलस्वरूप कई परिवर्तनों से गुजरी है। इनमें से एक है शीत युद्ध की समाप्ति से अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में परिवर्तन और केवल एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उभरना। दूसरा घरेलू परिवर्तन अर्थात देश में परिवर्तन, जिसमें एक पार्टी सरकार के स्थान पर 21वीं शताब्दी में गठबंधन सरकार का आना। तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व से भी परिवर्तन हुआ। अभी भी भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के ढांचे में गुथी हुई है। हालांकि द्विध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता के उद्गम को देखें तो इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न करने का कारण है, किंतु इसकी प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि भारत अपनी प्रत्येक नीति का स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के अपने अधिकार को बनाए रखने और अपनी नीति अनुक्रिया को बनाने का दावा करता है। लेकिन भारत बहुध्रुवीय विश्व में आगे आगे रास्ता दिखाने का काम करता है, जहां अन्य खिलाड़ियों के साथ वह एक स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में उभर सके। इस प्रकार हमारी ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है और ये जो चैप्टर है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय विदेश नीति का इसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट आ जाता है
कि जो स्वतंत्रता से लेके अब तक जो भारतीय विदेश नीति है वो किस प्रकार रही। इसमें जो काफ़ी सारी तारीखें दी गई हैं, कब युद्ध हुआ, किसके साथ युद्ध हुआ, कौन सा समझौता हुआ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेट के एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।